गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सब शुरू करते हैं। तो प्रणाम, नमस्ते सभी को, प्रणाम नमस्ते। आ जाइए सभी बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर। तो जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों का जो ब्लड ग्रुप था वो खत्म हो गया है और आज हम यहाँ पर बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन और ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर अपने हार्ट के, यानी रक्त प्रवाह या रक्त परिसंचरण परिसंचरण और साथ में अपने हृदय के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी आ जाएंगे बच्चे जल्दी से यहाँ पर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर जब ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ना दो तरीके से यहाँ पर हो सकता है। अगर आप ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करते हो तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह दो तरीके से यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले नंबर पर आता है खुला परिसंचरण और दूसरे नंबर पर आता है बंद परिसंचरण। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि खुला परिसंचरण का क्या मतलब होता है और बंद परिसंचरण का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटा, पहले आप लोग पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है लास्ट क्लास का तो उसको लास्ट में पूछ, बीच क्लास में मत पूछना, मैं नहीं देख पाऊंगी इसलिए। तो जब क्लास आपकी मैं बोलूंगी कि हाँ चलो अब डाउट पूछो, तब आप लोग डाउट पूछ। ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, मैं पढ़ाने की में रहती हूँ, फिर आप इधर पीछे से मैसेज करते हो, मैं नहीं देख पाती क्योंकि मेरी आंखें सिर्फ आगे हैं, मेरी आंखें पीछे नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि पहले मैं पढ़ा रही हूँ और फिर उसके बाद अगर आपको डाउट होता है कुछ भी तो आप लोग। ठीक है, चलो तो आ जाइए सभी बच्चे, आ जाइए। ठीक है तो सबसे पहले परिसंचरण की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो परिसंचरण होता है वह दो तरीके का यहाँ पर होता है। ठीक है, पहले नंबर पर हम बात करते हैं खुला परिसंचरण और दूसरे नंबर पर जो आता है बंद परिसंचरण। इंग्लिश में इसे हम सभी यहाँ पर कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर चलते हैं। आगे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, पर उसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगी ओपन और क्लोज, क्योंकि मिक्स सिर्फ एक में ही मिलता है जो कि है ना आप लोगों को पढ़ाते। तो अभी उसको हम रहने देंगे, अभी हम सिर्फ ओपन और क्लोज के बारे में अंतर को यहाँ पर समझें। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हम अपनी बात करते हैं, हम सभी कौन है? मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्य हैं। और मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य के अंदर किस तरह का परिसंचरण पाया जाता है? बंद परिसंचरण पाया जाता है। क्या? बंद परिसंचरण पाया जाता है। बंद परिसंचरण का क्या मतलब है? अब आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, हमारे शरीर में पाई जाती हैं रक्त नलिकाएं। ठीक है, तो जो भी हमारा रक्त होता है वो हमेशा किसी रक्त नलिका से होकर के प्रवाह होता है। हमेशा जो फ्लो होता है वो इसी रक्त नलिका से होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, और जब इस तरह से हम देखते हैं कि भाई कोई भी यहाँ पर रक्त नलिका है, कोई भी यहाँ पर ब्लड है अगर यहाँ पर, ठीक है, ब्लड वेसल अगर है, तो जो ब्लड होगा वो हमेशा रक्त नलिकाओं से जा रहा है। और इस तरह के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे हम सभी क्लोज सर्कुलेशन यानी बंद परिसंचरण के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉइस कट आ रही है। बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से चालू कर लो, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। चलो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं बंद परिसंचरण के बारे में। बंद परिसंचरण क्या होता है? तो पहला तो हो गया बंद, जो कि हमारा रक्त होता है वो रक्त नलिकाओं के बीच जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे खुला परिसंचरण। खुला परिसंचरण की अगर आप बात करो इसका मतलब
कि जो रक्त होता है वो रक्त नलिकाओं से नहीं जा रहा। वो कैसे जा रहा है? शरीर में जो खाली जगह होती है, जहां से भी उसको रास्ता मिल जाता है, जिसको हम सभी साइनस या गुहा के नाम से जानते हैं, खाली कैविटी के नाम से जानते हैं, वहां से रक्त जा रहा है। ठीक है, और इस तरह की अगर आप बात करो तो उसे हम खुला परिसंचरण कहते हैं। चलो ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ तक ओके। अब इसके हम सभी उदाहरण के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उदाहरण की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जो खुला परिसंचरण होता है वह किन में आपको देखने के लिए मिलता है। आंसर आपको करना है अकशेरुकी प्राणी में देखने के लिए मिलता है। अब जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं वह कौन होते हैं? तो आंसर करना, अकशेरुकी प्राणी उस तरह के जंतु जानवर होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, और ये काफी निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, बहुत ही लोअर क्लास के यह एनिमल्स होते हैं, जंतु जानवर होते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। आर्थ्रोपोडा की अगर आप बात करते हो तो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं जैसे कि कॉकरोच, मकड़ी, ठीक है, या फिर जिनका भी आप पैर कुछ इस तरह से देखते हो, मक्खी, मच्छर, ये सभी आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर मोलस्का। मोलस्का की अगर आप बात करते हो तो मोलस्का एक फाइलम है, एक संघ है यहाँ पर, जहाँ पर आप सभी यह देखेंगे कि जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, जैसे कि शंख होता है जिसको हम सभी पाइला कहते हैं, जैसे कि पर्ल ऑयस्टर, मोती बनाने वाली सीप होती है ना, घोंघा यानी स्नेल जो होता है, ये सभी किसके उदाहरण होते हैं? तो आंसर आपको करना है मोलस्का के उदाहरण होते हैं। तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि खुला परिसंचरण किसमें मिलता है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के सदस्यों में। और यह क्या है? यह है अकशेरुकी प्राणी। क्या है? अकशेरुकी प्राणी। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बंद परिसंचरण के बारे में, तो बंद परिसंचरण किसमें मिलता है? कशेरुकी प्राणियों में मिलता है। अगर आप ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं, मनुष्यों के बारे में बात करते हैं, तो हम जो मनुष्य हैं हम सभी क्या हैं? कशेरुक प्राणी हैं। हमारे पास प्रॉपर रीढ़ की हड्डी होती है, और साथ में मैंने आपको कशेरुकी के बारे में भी समझाया, वर्टिब्री के बारे में भी समझाया है। जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकी होती है, हमारी बैकबोन में कितनी कशेरुकी होती है। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से। बहुत अच्छे, 33। कितनी होती है? 33। और हड्डियां कितनी होती है? और हड्डियां कितनी होती हैं? 26। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम सभी कैसे हैं? कशेरुकी प्राणी, और हमारे अंदर क्या पाया जाएगा? बंद परिसंचरण यहाँ पर पाया जाता है। अब आगे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है केचुआ। केचुआ का क्या मतलब होता है? अर्थवॉर्म। केचुआ का क्या मतलब होता है यहाँ पे? अर्थवॉर्म। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? केचुआ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की अगर आप बात करो बेटा, तो अर्थवॉर्म भी एक तरह का अकशेरुकी प्राणी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अंतर एक चीज का है। किस चीज का यहाँ पर अंतर है? कि भाई यह अकशेरुकी होता है, लेकिन फिर भी इसके बाद बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, तो अगर आप अर्थवॉर्म के बारे में बात करते हैं तो अर्थवॉर्म एक ऐसा अकशेरुकी प्राणी है जिसके पास बंद परिसंचरण होता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जो आपका क्लोज और ओपन है वो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर और बताती हूँ, और एक अलग से पॉइंट और समझा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं अपने हृदय के बारे में, तो हृदय में अगर आप यह देखें कि एक कार्डिक साइकिल में, यानी अगर आप यहाँ पर देखें कि एक हृदय चक्र में अगर हृदय से सिर्फ एक बार रक्त जा रहा है तो उसे हम सभी कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन यानी एकल परिसंचरण। ठीक है, और अगर एक कार्डिक साइकिल में, यानी एक पूरे चक्र में, हृदय के चक्र में हृदय से 2 बार रक्त होकर के जा रहा है तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ पर डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन कहते हैं, और हिंदी में इसे हम द्विपरिसंचरण कहते हैं।
ठीक है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम लोग अपने हृदय के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो जो भी आपका यहाँ पर हृदय होता है, अगर मान लो उससे किसी कार्डिक साइकिल में, किसी हृदय चक्र में अगर सिर्फ एक बार हृदय से रक्त होकर के जा रहा है, तो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम सभी सिंगल सर्कुलेशन, और अगर मान लो 2 बार जा रहा है तो उसे हम सभी डबल सर्कुलेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात, आपके एग्जाम में इसके जो उदाहरण होते हैं उसके ऊपर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे कि नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर आपसे यह यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर हम एकल परिसंचरण के बारे में बात करते हैं, तो जो एकल परिसंचरण होता है वह किन किन जंतु जानवरों में देखने के लिए मिलता है। और आपको सीधे सीधे क्या आंसर करना है कि अगर हम मछली के बारे में बात करते हैं, अगर हम उभयचर के बारे में बात करते हैं, उभयचर क्या होते हैं? उभयचर का मतलब होता है यहाँ पर उभयचर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि मेढक हो गया, जैसे कि सेलेमेंडर हो गया, जैसे कि आपका टोड हो गया, है ना, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं, जो जल और थल यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे सरीसृप। सरीसृप की अगर आप यहाँ पर बात करो तो जो सरीसृप होते हैं वह क्या होते हैं? तो आंसर आपको करना है कि रहते जमीन पर हैं, जब कभी भी उनको प्रजनन करना होता है तो वो पानी की तलाश में जाते हैं, नमी की तलाश में जाते हैं। जैसे अगर आप सांप के बारे में बात करते हो, अगर आप सभी कछुआ के बारे में बात करते हो, अगर आप सभी बात करते हैं इसके बारे में, छिपकली के बारे में, गिरगिट के बारे में, तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? तो आंसर करना कि ये सभी के सभी सरीसृप कहलाते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं। और इनके अंदर भी आप देखेंगे कि सिंगल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है, यानी कि एकल परिसंचरण देखने के लिए मिलता है। फिर दूसरी तरफ आते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किन में देखने के लिए मिलता है? इसका 2 ही उदाहरण आपको याद करना है। अगर हम पक्षियों के बारे में बात करते हैं और स्तनधारी प्राणियों के बारे में बात करते हैं, अगर हम सभी बर्ड्स के बारे में बात करते हैं और साथ में बात करते हैं यहाँ पर स्तनधारी यानी कि मैमल्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आप देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्यों को कहाँ पर रखा जाए? आप सभी को यह पता है मनुष्य होते हैं सारी प्राणी होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वह सभी मैमल्स होते हैं। तो अगर हम हमारी बात करें, हम मनुष्यों की अगर हम बात करें, तो मनुष्यों के अंदर भी क्या पाया जाता है? द्विपरिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी हमारे अंदर भी यहाँ पर क्या पाया जाएगा? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि एकल परिसंचरण किसमें पाया जा रहा है? मछली, उभयचर और सरीसृप। और अगर हम डबल के बारे में बात करते हैं, द्विपरिसंचरण के बारे में बात करते हैं, तो यह किसमें पाया जाता है? पक्षी और स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके आगे हम लोग अब प्रॉपर बात करते हैं अपने हृदय के बारे में। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए यहाँ पर हृदय, मानव हृदय, मानव हृदय। चलिए अब प्रॉपर यहाँ पर हेडिंग हमारी डलेगी मानव हृदय, कि मानव हृदय क्या होता है, किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा हृदय होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। बचपन से लेकर के आज तक, बचपन से लेकर के आज तक हम सभी क्या पढ़ रहे हैं कि बाईं ओर पाया जाता है। बिल्कुल गलत बात, आज से यह शब्द भूल जाओ। ठीक है, आप सभी को यह यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हम अपने हृदय के बारे में बात करते हैं, हार्ट के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, वो हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है, हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और साथ में आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि कैसा होगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ड होता है, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ सा होता है। ठीक है, नीचे की तरफ से झुका हुआ होता है।
तो अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि यह बताओ कि जो मानव हृदय है वो दाईं ओर पाया जा रहा है, बाईं ओर पाया जा रहा है, ऊपर पाया जा रहा है, नीचे पाया जा रहा है, घुटनों में पाया जा रहा है, कहाँ पर पाया जा रहा है, तो आपको आंसर करना है कि जो भी हमारा हृदय होता है वह बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच मिड चेस्ट में पाया जाता है, बिल्कुल छाती के मध्य में पाया जाता है, लेकिन यह थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर, यानी थोड़ा सा यह लेफ्ट साइड की ओर कैसा होता है, घुमा हुआ सा हो, कैसा होगा, घुमा हुआ सा होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर आप रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, मानव हृदय के बारे में, तो इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति शंकु आकृति की होती है, यानी कि यह कोनिकल शेप का होता है, शंकु आकृति का होता है, और किससे बना हुआ होता है, कार्डिक मांसपेशियों से बना हुआ होता है, किससे, कार्डिक मांसपेशियों से यह बना हुआ होता है। और साथ में आप लोगों को यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं, जब हम हृदय का अध्ययन करते हैं, जब हम हार्ट की स्टडी करते हैं, तो उसी को हम सभी किस नाम से जानते हैं, कार्डियोलॉजी के नाम ही यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट करिए। नलिका को इंग्लिश में क्या बोला जाता है मैम, बेटा नलिका को हम सभी डक्ट कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लड पढ़ रहे हो तो ब्लड वैसल, वैसल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और नॉर्मली अगर आप कुछ और मतलब पढ़ रहे हो तो डक्ट का इस्तेमाल। चलो लिखो इसे। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक, क्लियर है। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि मानव हृदय की अगर हम बात करें तो यह वक्ष छाती के मध्य पर पाया जाता है, किंतु बाईं ओर झुका हुआ होता है, शंकु आकृति का होता है, कार्डिक मांसपेशियों का बना हुआ होता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि हृदय के अध्ययन को क्या यहाँ पर कहा जाता है, तो आंसर करना कि कार्डियोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं कि चलो हृदय के अध्ययन को तो आप सभी कार्डियोलॉजी कह रहे हो, लेकिन अगर आपसे कभी यह यहाँ पर पूछा जाता है कि रक्त नलिकाओं का अध्ययन क्या यहाँ पर कहलाता है, रक्त नलिकाओं का अध्ययन क्या यहाँ पर कहलाता है, तो आंसर करना एंजियोलॉजी के नाम से हम पर जानते हैं। और अगर आप अपने हृदय के भार के बारे में बात करते हो, अपने हार्ट के बारे में बात करते हो, तो उसका वेट कितना होता है, उसका भार यहाँ पर कितना, तो आंसर करना 300 ग्राम होता है। क्या होता है, 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो भी आपका हृदय होता है वह एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है, एक पंपिंग मशीन की तरह यहाँ पर यह कार्य करता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि दिल टूट गया, अरे कांच का थोड़ी है जो टूट जाएगा दिल, दिल कैसा है यहाँ पर, मसल्स का बना हुआ है, वो कभी नहीं टूटता। ठीक है, और कहते हैं ना लोग कि प्यार हो गया है, दिल धड़क, मतलब दिल धड़क रहा है, प्यार हो गया है, दिल टूट गया है मेरा, और छन से टूटा कोई सपना है ना। और अगर कुछ भी इस तरह की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हमारा हृदय ये सब चीजें ना प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ना ईर्ष्या करता है, ना जलन करता है, ना धोखा देता है, ये सब नहीं करता। हमारा जो हृदय होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ब्लड पंप करता है। क्या करता है, ब्लड पंप करता है। ठीक है, चलिए नीतीश, बहुत अच्छे, हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ओके, समझ गए। ठीक है, एक बार ऊपर से फिर से समझा। ठीक है, देखो अगर आप अपने हृदय को देखते हो तो हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी। लेकिन अगर आप ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं, यानी धमनी, शीरा, केशिकाएं, इन सभी के अध्ययन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इन सभी का जो अध्ययन होता है एंजियोलॉजी यहाँ पर है। हृदय के भार की अगर हम बात करते हैं तो हृदय का जो भार होता है वह कितना होता है, 300 ग्राम होता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि ब्लड जो हृदय है उसका काम क्या है, तो आंसर आपको सीधे सीधे यहाँ पर देना है कि यह पंप की तरह काम करता है, यानी ब्लड को यह पंप करने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान यहाँ पर रखेंगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे अपने हृदय की संरचना के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, अपने हृदय की संरचना के बारे में। ठीक है, चलो
तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा जो हृदय होता है वो कुछ का हमको यहाँ पर दिखाई दे। अब आप कहोगे कि मैम हृदय हृदय जो होता है वो बिल्कुल मतलब इस तरह से नहीं होता, उसकी तो बहुत ही जटिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, पर हमें क्या करना, ठीक है, हम यहाँ पर कोई पीएचडी का एग्जाम तो नहीं दे रहे या फिर हम सभी नीट का एग्जाम तो नहीं दे रहे, तो हमें क्या लेना देना है, ठीक है, आप इसको सिंपल वे में समझ लो, इस तरीके से आपका हृदय यहाँ पर, हाँ प्यार मोहब्बत, ठीक है। अब देखो दूसरे तरीके से इसको, जब तुम दिल किसी को देते हो तो ऐसे ही तो नहीं दे देते आप, अपना जब हृदय किसी को दोगे तो ऐसे तो नहीं दोगे, अपना जो हृदय होगा उसको आप सभी क्या करोगे, बहुत अच्छे से, जैसे मान लो किसी को गिफ्ट देते हो, जब पहली पहली बार तुम लोग को प्यार होता है तुम लोग गिफ्ट देते हो, तो जब तुम लोग गिफ्ट देते हो तो उसको पैक करके देते हो, क्या करते हो, उसको अच्छे से पैक करके देते हो अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम अपने हृदय के बारे में बात करते हैं तो हृदय के चारों तरफ एक पैकिंग पाई जाती है, जिसको हम सभी कहते हैं मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, एक आवरण यहाँ पर पाया जा रहा है। तो हृदय की अगर आप बात करते हैं तो हृदय का जो आवरण होता है वह क्या यहाँ पर कहलाता है, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा कि हृदय का जो आवरण होता है वह क्या यहाँ पर कहलाता है, और इसे हम सभी कहते हैं पेरिकार्डियम, इसे हम सभी कहते हैं पेरिकार्डियम। इसे हम सभी कहते हैं पेरिकार्डियम। मैम एक बार असली वाला दिखा दो, ठीक है, चलो एक बार असली वाला दिखा देते हैं, परेशान मत। अब अगर आप लोग रियल हर्ट के बारे में बात करते हो तो रियल हर्ट कैसा हो, चलो देखते हैं मिल जाए। असली जो हर्ट होता है वो कुछ इस तरीके, बच्चों ऐसे शो नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें उसमें ही दिखा देती हूँ, सिर्फ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देता है, करवा रहे हो पर ठीक है कोई बात नहीं, देख लिया सभी ने। देख लिया सभी ने, चलो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब आपका हृदय ही है, ये भी आपका क्या है यहाँ पर हृदय है, ठीक है, चलो हो गया, अब फालतू नहीं टाइम पास मत करो, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जब कभी भी हम लोग अपने हृदय के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पर हृदय होता है उसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, और ये जो आवरण यहाँ पर पाया जाता है इसको हम सभी किस नाम से जानते हैं, पेरिकार्डियम के नाम से यहाँ पर हम सभी, ठीक है। तो कई बार आप लोगों से यह प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका जो हृदय होता है उसके चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सा आवरण यहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर आपको करना है कि पेरिकार्डियम यहाँ पर पाया जाता। पेरिकार्डियम की अगर हम बात करते हैं तो जो पेरिकार्डियम होता है वह 3 भागों में बटा हुआ होता है। पेरिकार्डियम के भी यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि 3 लेयर आपको पेरिकार्डियम के भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। चलो उनका एक एक करके हम सभी यहाँ पर नाम लिखते हैं। पहले नंबर पर जो पाया जाता है, पहले नंबर पर जो यहाँ पर पाया जाता है उसको हम सभी इपिकार्डियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पहले नंबर पर जो पाया जाता है उसे हम सभी इपिकार्डियम के नाम से, दूसरे नंबर पर जो पाया जाता है उसे हम सभी मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं, और तीसरे नंबर पर जो पाया जाता है उसे हम सभी एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम
के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एपिकार्डियम, दूसरे नंबर पर मायोकार्डियम, और फिर यहाँ पर आएगा एंडोकार्डियम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अपने हृदय के बारे में, तो जो आपका हृदय होता है उसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो लेयर होता है इसे हम सभी पेरिकार्डियम के नाम, ठीक है, पेरिकार्डियम की अगर हम बात करते हैं तो पेरिकार्डियम भी 3 भागों में यहाँ पर पाया जाता है। सबसे बाहर का जो भाग होता है एक्सटर्नल, तो इसमें सबसे बाहर का भाग होता है उसको हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करना एपिकार्डियम के नाम पर जानते हैं। ठीक है, एंडो की अगर हम बात करें तो यह क्या है? सबसे इनर वाला लेयर, यानी कि सबसे अंदर की ओर जो लेयर पाई जाती उसे हम सभी एंडोकार्डियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मतलब जो मिडिल वाला हिस्सा होता है, जो मध्य वाला हिस्सा होता है, मध्य वाले हिस्से को हम सभी किस नाम से जानते हैं? मायोकार्डियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो सिंपल है, आपका यहाँ पर हृदय है और हृदय के चारों तरफ क्या है? आपका पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की भी बहुत सारी लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर यहाँ पर होती हैं। तो पहले लेयर जो होती है उसे हम एपिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी क्या होती है? एंडोकार्डियम यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब हम अपने हृदय और पेरिकार्डियम को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा क्या भरा हुआ होता है? एक द्रव्य पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ होता है। बहुत सारा एक द्रव्य पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ होता है, और ये जो यहाँ पर द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है इसको हम सभी क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से हम सभी इसे पर जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे हम सभी? पर पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से हम सभी यहाँ पर इसे जानते हैं। लिखते हैं यहाँ पर पेरिकार्डियल द्रव्य के नाम से हम सभी पर जानते। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर आप अपने हृदय को देखते हो तो हृदय के चारों तरफ आपको एक लेयर दिखाई देती है जिसको हम सभी पेरिकार्डियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। पेरिकार्डियम की अगर आप बात करें तो यह भी कितने प्रकार की होती है? 3 इसकी अलग अलग परत होती है। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच में एक द्रव्य पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ होता है। ये जो द्रव्य पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ होता है इसे हम सभी कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल द्रव्य के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये जो पेरिकार्डियम और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इनका काम क्या होता होगा? ये क्या काम यहाँ पर करते होंगे? तो आंसर आपको करना है कि यह शॉक से बचाते हैं। शॉक लग जाना मतलब बाहरी आघात से बचाते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में आप सभी छुपन छुपाई खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे जिसमें बोलते थे धप्पा पीछे से आकर के, या फिर खो खो खेलते होगे, कबड्डी खेलते होगे, है ना? तो उसमें क्या होता है कि बहुत शॉक लगता है शरीर को, पीछे से आके मान लो किसी ने धक्का दे दिया तो हृदय तो मुंह से बाहर, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरी, खैर मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, तो आपको समझना है कि जो आपका हृदय है उसको यह प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको पोषण देता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, उसको सूखने नहीं देता है, और साथ में बाहर जो एक्सटर्नल जो शॉक आ रहा है, बाहर से जो यहाँ पर एक आघात आ रहा है उससे बचाने का काम यहाँ पर कौन करता है? तो आंसर करना हमारा पेरिकार्डियम और ये जो द्रव्य होता है ये दोनों मिलकर के इसे बचाने का काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अगर हम सभी अपने हृदय को और ध्यान से यहाँ पर देखें तो जो हमारा हृदय होता है वह 4 भागों में बटा हुआ होता है। हमारा जो हृदय होता है वह 4 भागों में यहाँ पर बटा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। यह जो ऊपर के यह जो 2 भाग होते हैं, ये ऊपर के जो 2 यह भाग होते हैं इन्हें किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है?
इन्हें कहा जाता है ऑरिकल्स। क्या कहा जाता है? ऑरिकल्स। कहीं कहीं पर एट्रिया शब्द का भी इस्तेमाल किया गया होगा, दोनों का एक ही मतलब है, पर हम लोग ऑरिकल्स ही ज्यादा इस्तेमाल। हिंदी में एक ही नाम याद करना है, आलिंद। एक ही नाम यहाँ पर याद करना है, आलिंद। ठीक है, तो अगर आप अपने हृदय के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपका हृदय होता है, ठीक है, उसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी जो भाग होता है उसको हम सभी आलिंद के नाम से जानते हैं। और जो आलिंद होते हैं वो छोटे कक्ष होते हैं, यानी कि छोटा भाग होता है। ये दोनों क्या होता है? छोटा भाग होता है। जबकि नीचे की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, अगर हम सभी यहाँ पर इस निचले भाग की अगर हम चर्चा करें, ये निचला भाग जो होता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होता है और इसे हम सभी कहते हैं वेंट्रिकल। इसे हम सभी क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, यानी नीलय के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या आपको ध्यान यहाँ पर रखना है कि ऊपर वाला जो है वो छोटे कक्ष है, नीचे वाले बड़े कक्ष हैं। मतलब कक्ष मतलब चैम्बर्स। ऊपर वाले चैम्बर कैसे हैं? यहाँ पर छोटे हैं, नीचे वाले बड़े हैं। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऊपर वालों को आलिंद और नीचे वाले को निलय यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल के नाम को यहाँ पर जाना जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब ये जो चार कक्ष बन रहे हैं, ये जो चार कक्ष यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है, ये चार कक्ष यहाँ पर बन रहे हैं, तो एक जो मांसपेशी है वह इस कक्ष को यहाँ पर बना रही है। और ये जो मांसपेशी है इसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो कक्ष यहाँ पर बन रहे हैं वह किसके माध्यम से यहाँ पर बन रहे हैं? ये जो कक्ष यहाँ पर बन रहे हैं, ये जो कक्ष यहाँ पर बन रहे हैं यह किसके माध्यम से यहाँ पर बन रहे हैं? तो आंसर करना, इसे हम सभी कहते हैं सेप्टम। इसे हम सभी क्या कहते हैं? सेप्टम। ठीक है, तो सेप्टम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यही मांसपेशी हमारे पूरे हृदय को चार भागों में यहाँ पर बांटती है। ठीक है, चार भागों में इसको यहाँ पर बांटती है। सेप्टम जो होती है वो इसे चार भागों में यहाँ पर बांटती है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अगर आप सभी लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के बारे में बात करते, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल के बारे में बात करते, तो यहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं, यहाँ की जो मसल्स होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर हम अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करते हैं, यानी बाईं ओर के नीले के बारे में बात करते हैं, तो यहीं से हमारा क्या निकलता है? ओल्टा। यहीं से हमारा क्या निकलता है? महाधमनी। और जो महाधमनी होती है वही तो पूरे शरीर में खूब जोरदार तरीके से रक्त ले जाने का काम करती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरी है कि अगर हम अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को देखते हैं, अपने बाईं ओर के नीले को यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो मसल्स यहाँ पर होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मजबूत हो। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ब्लड को पंप यहाँ पर करना होता है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ आ गया है? चलो, अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ। अगर हम सभी अपने हृदय के बारे में बात करें तो जैसे हृदय का ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है ये क्या है? लेफ्ट वाला भाग। और ये क्या है? यहाँ पर राइट वाला। यानी कि इधर क्या हो गया? बायां वाला भाग, इधर क्या हो गया? दायां वाला। ठीक है, जब कभी भी हम अपने हृदय के दाईं ओर देखते हैं, जब कभी भी हम अपने हृदय के दाईं ओर देखते हैं, तो दाईं ओर हमें एक स्पेशल ऑरिकल और वेंट्रिकल यानी आलिंद और निलय के बीच में एक कपाट देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? एक कपाट देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। और ये जो कपाट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, इसे हम सभी कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। हिंदी में इसे हम सभी त्रिवलनीय कपाट के नाम, त्रिवलनी कपाट के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि अगर हम अपने राइट साइड को देखते हैं तो हमारे राइट साइड में ऑरिकल और वेंट्रिकल, आलिंद और निलय के बीच में एक द्वार दिखाई देता है।
एक कपाट दिखाई देता है, एक वॉल्व दिखाई देता है, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसका क्या यहाँ पर नाम? तो आंसर आपको सीधे सीधे करना है, वो है ट्राइकस्पिड। ठीक है, और अगर हम सभी बात करते हैं यहाँ पर कहाँ के बारे में, अपने लेफ्ट साइड के बारे में, कहाँ पर? अपने लेफ्ट साइड के बारे में। तो लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर कपाट दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर कपाट दिखाई दे रहा है, उसका क्या नाम होता है? यहाँ पर जो कपाट दिखाई दे रहा है उसका यहाँ पर क्या नाम होता है? तो चलो उसे भी हम सभी यहाँ पर लिख लेते हैं। इसे हम सभी कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से हम सभी इसे, हिंदी में इसे हम सभी द्विवलनीय कपाट कहते, द्विवलनीय कपाट कहते। इसी का ही जो दूसरा नाम है वो है मिट्रल वॉल्व। इसी का ही दूसरा नाम है मिट्रल कपाट। चलो नोट करो इसको। मैम क्या रनिंग करने से हर्ट मजबूत होता है? हाँ होता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। उस हिसाब से आपके खाने पीने की खुराक भी होनी चाहिए। ठीक है, चुहारा खाइए, दूध पीजिए, है ना, ये सब आपकी खुराक भी अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। तो चलो फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी से इसको आप यहाँ पे नोट करो। कर लिया सभी ने नोट? कर लिया सभी ने नोट इसे बेटा? चलो अब एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर आप लोगों को समझा। ठीक है, सभी तैयार है? तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक हृदय है। क्या है हमारे पास? एक यहाँ पर हृदय है। हृदय की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो हृदय होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? हमारे बिल्कुल हृदय जो होता है हमारे बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पाया जाता है। हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यही बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो जो भी हमारा हृदय होता है वो बिल्कुल कहाँ पर पाया जाता है? हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पाया जाता है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया कि लेफ्ट साइड थोड़ा सा यहाँ पर घुमा हुआ होता है। लेफ्ट साइड थोड़ा सा यह यहाँ पर घुमा हुआ होता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम अपने हृदय को देखें तो इसकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है? शंकु आकृति की होती है। कैसी होती है? शंकु आकृति। शंकु आकृति का क्या मतलब होता है? त्रिकोणा यानी त्रिभुज, या जिसको आप कहते हो ट्राइएंगुलर। ठीक है, इस शेप का यह यहाँ पर होता है। अच्छा, एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम अपने हृदय के बारे में बात करें ना तो यह लगभग फिस्ट साइज का होता है। अगर आप अपनी मुट्ठी के बारे में बात करते हो, मुट्ठी, तो इसका जो आकार होता है वह कैसा होता है? मुट्ठी के आकार का होता है। अब मुट्ठी क्या होता है, चलो इसे समझते हैं। आपको क्या करना है? अपना हाथ ऐसे करना है सभी बच्चों को, सभी बच्चे ऐसे करो, अपना हाथ ऐसे करो। ठीक है, अपना अंगूठा अंदर की तरफ और फिर उंगलियों को इस तरह से अंदर रखो और इसको यहाँ पर ऐसे रखो। ये सभी बच्चे करो। चलो आपने को क्या करना है? अंगूठा अंदर की तरफ और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ऐसे यहाँ पे रखो। जितना बड़ा आपका फिस्ट, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी यहाँ पर बन रही है, बिल्कुल उतना ही बड़ा आपका हृदय है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि आपके हृदय का जो साइज है वह कैसा है, तो आंसर करना कि बिल्कुल हमारी मुट्ठी के शेप का। ठीक है, चलो अब आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि जो भी हमारा हृदय होता है उसके लिए हम सभी एक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो शब्द होता है इसे हम सभी कार्डिक शब्द कहते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था कि जब हम स्टमक के बारे में बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग अमाशय के बारे में बात करते हैं, तो हम सभी एक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। क्या? गैस्ट्रिक। हम हड्डियों के लिए ऑस्टियो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम अपने हृदय के बारे में बात करते हैं तो हृदय के लिए जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाया जाता है? कार्डिक। ठीक है, तो अगर आप अपने हृदय के बारे में बात करो, हृदय कैसा है? मस्क्यूलर है, पेशियों से बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, और इसी वजह से हम कह देते हैं कि यह कार्डिक मसल से यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि हार्ट की स्टडी यानी कि हृदय का अध्ययन क्या यहाँ पर कहलाया जाता है। हृदय के अध्ययन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो
हृदय का अध्ययन यहाँ पर क्या कहलाया जाता है? तो आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर कि हृदय के अध्ययन को हम सभी कार्डियोलॉजी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि रक्त नलिकाओं का अध्ययन क्या यहाँ पर कहलाता है? तो आपको आंसर करना है कि रक्त नलिकाओं का जो अध्ययन होता है, जैसे धमनी, शिरा, केशिकाएं, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की स्टडी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? और आपको क्या आंसर करना है? एंजियोलॉजी कहते हैं। तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी और ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाओं के अध्ययन को हम सभी किस नाम से यहाँ पर जानते हैं? तो आंसर करना एंजियोलॉजी। फिर आपसे पूछा जाता है कि हृदय का भार कितना होता है? यहाँ पे फिर क्या पूछा जा रहा है? हृदय का भार यहाँ पर क्या होता है? तो आपको क्या आंसर करना है? 300 ग्राम, 300 ग्राम के आसपास यहाँ पर होता है। फिर आपसे पूछता है कि हमारा जो हृदय होता है वह किस तरीके से काम करता है? तो आंसर करना कि ब्लड पंप करने का काम यह करता है, एक पंपिंग मशीन की तरह यह यहाँ पर कार्य करता है। फिर इसके आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब हम अपने हृदय को देखते हैं तो हृदय के चारों तरफ कौन सा आवरण आपको दिखाई देता है ना? मतलब हृदय को चारों तरफ से सुरक्षित रखने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है, एक आवरण यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, और उस आवरण का यहाँ पर क्या नाम होता है? तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है, उसे हम सभी कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम के भी यहाँ पर 3 भाग होते हैं। पेरिकार्डियम के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? पहला होता है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और सबसे लास्ट में होता है एंडोकार्डियम, ठीक। तो अगर आप एपिकार्डियम के बारे में बात करते हैं तो ये बाहर की लेयर हो गई, और जो एंडोकार्डियम है, एंडो एंडो मतलब क्या होता है? अंदर, अंदर की लेयर हो गई, और बीच की जो लेयर हो गई वह क्या हो गई? मायोकार्डियम, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हृदय और जो पेरिकार्डियम होता है इनके बीच में एक द्रव्य भरा हुआ होता है, एक तरल पदार्थ यहाँ पर भरा होता है, एक फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ होता है, और जो फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड के नाम से हम सभी उसे यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब ये पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम फ्लूइड यानी ये जो द्रव्य है और ये जो आवरण है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है? ये क्या काम यहाँ पर करता है? तो आंसर आपको करना है कि यह हमारे हृदय को बाहर से होने वाले आघात से बचाता है, यानी बाहर जो कुछ भी शॉक लग रहा है उनसे यह हमारे हृदय को बचाता है, सुरक्षित रखता है। तो हमारे हृदय की सुरक्षा यह करता है, साथ में हमारे हृदय को सूखने नहीं देता है, उसको पोषण देता है, उसमें संक्रमण ना हो, इन्फेक्शन ना हो, इस बात का भी, उसको रिपेयर करने का काम सब यह कौन करता है? पेरिकार्डियम और यह फ्लूइड यहाँ पर करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे जब हम अपने हृदय को देखते हैं तो हृदय हमारे 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्ष में बटा हुआ होता है। ऊपर के जो 2 कक्ष होते हैं उनको हम सभी ऑरिकल के नाम से जानते हैं, और हिंदी में उसे हम सभी आलिंद कहते हैं। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे वाले को हम सभी वेंट्रिकल यानी कि निलय कहते हैं। आलिंद यानी कि जो ऑरिकल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, जबकि निलय की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो निलय कैसे होते हैं? यहाँ पर बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। एक मसल होती है जो आपके हृदय को 4 भागों में बांटती है, और उस मसल को क्या कहा जाता है? सेप्टम यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अगर इन 4 कक्ष के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा कक्ष है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बाईं ओर का निलय। और कहां पर सबसे ज्यादा मजबूत कोशिकाएं या मसल्स पाई जाती हैं? तो अब आपको आंसर करना, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाईं ओर का निलय। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यही, यहाँ से धमनी निकलती है, यहीं से उल्टा निकलता है, तो ब्लड फ्लो यहीं पर ही सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम अपने हृदय को देखते हैं तो हृदय कैसा है? यहाँ पर 4 चैम्बर्ड है। तो राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल यानी दाईं ओर के आलिंद और दाईं ओर के निलय के बीच को एक कपाट दिखाई देता है, जिसे हम सभी त्रिवलनीय कपाट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सभी क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनीय कपाट कहते हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है बाइकस्पिड वॉल्व,
यानी कि द्विवलनी कपाट यहाँ पर पाया जाता है, और इसी को ही हम सभी मिट्रल वॉल्व यानी मिट्रल कपाट के नाम से भी जानते हैं। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें कोई डाउट है बेटा, बताओ। मनी रुक जाओ, एनडीए का फॉर्म आ जाएगा बेटा, बता देंगे जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन, ठीक है। परीक्षित, अभी सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अभी जो पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। ओके मैम, अगर एक्सरसाइज करने से हार्ट स्ट्रांग होता है तो फिर ज्यादा देर तक हार्ट अटैक से मरने वाले जिमर ही क्यों होते हैं? बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि दो बातें हैं। पहली चीज, पहले नंबर पर आफ्टर कोरोना, ठीक है, कोरोना के टाइम पर सबकी जो इम्यूनिटी है वह कैसी हो गई, यहाँ पर खत्म हो गई ऑलमोस्ट। अब इतना ज्यादा तुम अगर एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका शरीर उस तरीके से तैयार तो नहीं कि आप प्रॉपर एकदम खतरनाक तरीके से जिम करो, ठीक है, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल आपका हृदय तैयार नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर जो जिमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से स्टेरॉइड्स, पाउडर्स, इन सभी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, वो बेसिक चीजें नहीं खाते। और साथ में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा इनफ है एक्सरसाइज। और अब हर बॉडी का एक पोटेंशियल होता है बेटा एक्सरसाइज करने, अगर आप एक्सट्रीम करोगे। हिंदी में एक बहुत अच्छा सदवाक्य है, संस्कृत में है एक्चुअली में, कि बहुत ज्यादा हर चीज की जो अति होती है वो वर्जित है। अगर कोई भी चीज तुम जरूरत से ज्यादा अगर कर रहे हो ना तो वो वर्जित है, उसके ऊपर मन। खाना खाने अच्छी चीज है, जरूरत से ज्यादा खाओगे गलत है। पानी पीना अच्छी चीज है, जरूरत से ज्यादा पानी पियोगे वो भी गलत है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखो, सोना अच्छी चीज है पर जरूरत से ज्यादा सो रहे हो वो भी बेकार है ना। इसी तरह से एक्सरसाइज करना आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तुम उसी में ही लगे हुए, ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। इसके अलावा सप्लीमेंट से बेहतर है यहाँ पर कि जो घर का खाना होता है उसको भी आप खाएं। मैंने कई बार यहाँ पर देखा है कि लोग जब जिम जाना शुरू करते हैं या वेट लॉस जर्नी अपने ना, तो वो क्या कहेंगे, हम तो एवोकाडो खाएंगे। अरे भाई क्यों, तुम आंवला भी तो खा सकते हो, तुम घर में रखा अमरूद भी तो खा सकते हो, तुम घर में रखा सेब भी तो खा सकते हो। हाँ, तुम अगर कुछ भी खा रहे हो तो तुम चीजों को रिप्लेसमेंट भी तो चीजों को कर सकते हो, अंकुरित आहार भी तो खा सकते हो, चना खा लो, मूंगफली खा लो। नहीं, हम तो क्या खाएंगे, वो खाएंगे क्या, हाँ पीनट बटर खाएंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है तुम पीनट बटर खा रहे हो, लेकिन अगर पीनट बटर नहीं मिल रहा तो तुम मूंगफली और गुड़ खा लो ना। तो मूंगफली और गुड़ खा लो, ठंडियों में क्यों मूंगफली और गुड़ खाया, वही चीज है यहाँ, ठीक है। चलो, तो इसीलिए बेटा ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिपेंड यह करो कि आप उतना ही करो जो आपकी बॉडी यहाँ पर करवा पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल एक्सरसाइज ही कर रहे हो बिल्कुल और आपकी बॉडी जवाब दे रही, ठीक है। इसीलिए दौड़ते टाइम पर, इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज करते टाइम पर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, चलो। मैम मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ, बेटा उस टाइप से फिर खुराक लो, मतलब दूध पियो, चुहारा खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, सीजनल फ्रूट्स खाओ, हरे पत्तेदार सब्जी खाओ, अंकुरित दाना, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कल, कल इसके आगे का पढ़ाऊंगी। तो कल इसके आगे और थोड़ा डिटेल में हम सभी पढ़ेंगे हृदय के बारे में, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगी कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो कहाँ से कैसे होता है, ठीक है। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कौन कौन सी समस्या, कौन कौन से रोग हमारे हृदय से हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को, मैम लड़कों तो हाइट इंक्रीज करेगा, हाँ बेटा कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप करवाना ही चाहते हैं योगा करिए या फिर होम्योपैथिक किसी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।